हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए गए हैं हम बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 का है। तो हम लोग बात करते हैं, ये पेपर आप लोग का 6th है और पेपर का नाम है फार्म मशीनरी एंड पावर, जो कि फार्म मशीनरी मतलब इंजीनियरिंग में आप लोगों को ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें फार्म मशीनरी, प्रोडक्टिव कल्टीवेशन, अदर अदर नाम से अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से आप लोग को लास्ट ईयर तक पढ़ाया जाता है, जिसमें आप लोग को बेसिक नॉलेज की आवश्यकता देखने को मिलती है। तो हम लोग सीधे बात करते हैं इसके क्वेश्चन के और इसके कितने मार्क्स का होता है, कितने टाइम का होता है और इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा। तो हम आप लोग को बता देते हैं, ये 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का ये पेपर देखने को मिलता है। इसके पेपर पैटर्न की हम लोग बात करते हैं तो आप लोग को 3 खंड में इसका पेपर देखने को मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। वही हम लोग इसके लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये आप लोग का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही नए अपडेट के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, सब लोग आप लोग जुड़ सकते हैं। और हमें अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप हम लोग को हमें डीएम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से और कैसे लाए जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होते हैं और किस हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग को हल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ इसमें मिल जाएगा ताकि आप लोग अपना पेपर अच्छे से दे पाएं। अगर आप लोग 2024 का भी पेपर लेना चाहते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे, वहां से आप लोग को 2024 का थर्ड सेमेस्टर का पेपर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। 25 का भी अपलोड किया जा रहा है और 26 का भी अपलोड किया जाएगा। तो हम लोग सीधे बात करते हैं सेक्शन ए की। पहला का संपीड़न अनुपात यानी कि कंप्रेशन रेशियो क्या होते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो इंजन के पंप में प्रवेश करने वाली एक तरल आयतन और संपीड़न के बाद आयतन का अनुपात होता है। ठीक है, कंप्रेशन जो रेशियो होता है, जो हम लोग किसी पंप को जब उसमें हवा या फिर गैस जब प्रवेश करती है तो उसके आयतन, ठीक है, उसके आयतन में जो हम लोग को दाब देखने को मिलता है उससे हम लोग उसी आयतन के अनुपात में ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग। देखिए, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है कि जिसमें हम पौधों को एक स्थान से उठा के या फिर उसको मतलब उखाड़ के खोद कर दूसरे स्थान तक ले जाना ही ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। ये प्लांटिंग ज्यादातर नर्सरी से जो हम लोग पौधा लाते हैं उसको कहीं लगाने की क्रिया ही ट्रांसप्लांटिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर का मतलब क्या होता है। इंडिकेटेड पावर इंजन या सिलेंडर में हम लोग देखते हैं कि उत्पन्न होने वाली शक्ति है जो इंजन के अंदरूनी जो उसके अंदर दबाव को मापी जाती है। लाइट आप लोग देखेंगे अगर उसमें ज्यादा दबाव पड़ता है तो लाइट हल्का डाउन होती है, अगर वहीं पे आप लोग देखेंगे अगर नॉर्मल चल रहा है तो आपको लाइट भी ठीक ठाक देखेंगे। तो वो एक इंडिकेटर की तरह काम करती है, वो हमको संकेत देती है। ठीक है, उसमें पावर कितना जनरेट हो रहा है, कितना उसको आवश्यकता है, कितना नहीं, सब कुछ वो इंडिकेटर पावर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है टी डीसी एंड बीडीसी। टीडीसी और बीडीसी का क्या मतलब है। जैसे कि टीडीसी का अगर हम पहले हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे उसके बाद इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बीडीसी की बात करते हैं तो ये होता है बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन में सबसे ऊपरी स्थिति को बोला जाता है टीडीसी। और वहीं हम लोग बात करते हैं पिस्टन में, तो पिस्टन के सबसे निचली स्थिति को बोला जाता है। ठीक है, और इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, फुल फॉर्म ही लिख देंगे तो काफी है इसमें। ठीक है, इसलिए कि ये 2 नंबर का पेपर है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन की हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन के बारे में सभी लोग को पता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ए द ऑफिशियली रिकॉर्ड ए पर्सन वैक्सीन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या वाहन की संस्था को आधारित रूप से दर्ज किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। हर जगह रजिस्ट्रेशन का प्रयोग करते होंगे। तो सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। इसमें 6 क्वेश्चन रहता है, हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का देखने को मिल जाता है।
तो दूसरा क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं, कुछ शक्ति को परिभाषित करें, कृषि शक्ति को परिभाषित करें और कृषि शक्ति के मुख्य स्रोतों को लिखें और एक किसी एक समय संक्षिप्त अपना हम लोग को चर्चा भी करना है। डिफाइन फार्म पावर, राइट द मेन सोर्स ऑफ फार्म पावर एंड डिस्कस एनी ब्रीफली। तो थोड़ा गला खराब है दोस्तों, इसलिए आवाज थोड़ी दिक्कत हो सकती है सुनने में, लेकिन कंटेंट हम लोग को सही मिलेगा। तो हम लोग सीधे बात करते हैं कि जो फार्म मशीनरी पावर के इसमें जो मेन सोर्स है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ब्रीफ में भी जानना है। तो फार्म पावर कृषि कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा या शक्ति के रूप में हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या मेन सोर्स हो सकते हैं, तो इसमें हम लोग जानते हैं। और मैं आप लोग को की पॉइंट बता देता हूँ, आप लोग उसको अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे होता है मानव पावर, यानी कि ह्यूमन पावर, जो आदमी द्वारा जनरेट होता है पावर, उसे हम लोग क्या करते हैं, मानव पावर कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर कहीं पशु के द्वारा हम कोई कार्य करवा रहे हैं, खेती करवा रहे हैं या फिर जुताई करवा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, इरिगेशन में उसका उपयोग कर रहे हैं, बोझा ढोने में, तो ये सब काम करने में के लिए क्या करते हैं हम लोग, पशु का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग एनिमल पावर के नाम से जानते हैं। एक होता है मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल मतलब यानी कि मशीनों के द्वारा। और एक आता है विद्युत शक्ति, जो इलेक्ट्रिकल पावर जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि बिना इलेक्ट्रिक के तो अब काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक आता है सोलर एनर्जी। एक सोलर एनर्जी मतलब आप लोग आज के डेट में देख ही रहे हैं सोलर एनर्जी का कितना अच्छा सोर्स होता है। तो ये सब होते हैं जिनको मेन सोर्स में हम लोग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यदि जुताई के लिए 6 किमी प्रति घंटा है तो 4/35 सेमी हलों के खींचे गए ट्रैक्टर द्वारा प्रतिदिन 8 घंटे की कवर किए गए क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि हर साल आप लोग को देखने को मिलता है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को न्यूमेरिकल से आता है। तो आप लोग कोशिश करिए, भी करिए कि न्यूमेरिकल भी हल कर लीजिए। एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे आप लोग का यहाँ से सेफ स्कोर मिल जाता है। तो आप लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग को ये सवाल है समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, देखिए पहले चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितनी है, ठीक है, प्रति घंटा का स्पीड कितना है, मीटर से उसको घंटा में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ईंधन को परिभाषित करना है और उन गुणों की व्याख्या करना है, व्याख्या करें जिन पर ईंधन की गुणवत्ता निर्भर करती है। डिफाइन फ्यूल एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज अपॉन विथ द क्वालिटी ऑफ फ्यूल डिपेंड। इसमें हम लोग को क्या करना है, जो फ्यूल होते हैं, ठीक है, ईंधन की पहले हम लोग को परिभाषा लिखना है। ठीक है, फ्यूल की परिभाषा लिखना है, उसके गुणों की व्याख्या करना है, उसके गुणवत्ता को निर्भर करती है, किसकी, उसकी गुणवत्ता पे निर्भर करती है। जैसे हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फ्यूल एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, जैसे या ये रासायनिक प्रक्रिया और उपयोग में किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं जो कि प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जैसे कि क्लोरोफिलिक वैक्स होते हैं जो कि ऊर्जा की मात्रा जिसे हम लोग कह सकते हैं, और एक फ्लैक्स पॉइंट होते हैं जो कि ज्वलनशीलता प्रदान करते हैं, और एक होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की हम लोग बात करते हैं तो ये प्रवाह क्षमता होती है। सल्फर कंटेंट का हम लोग बात कर लेते हैं तो ये प्रदूषण स्तर करती है, और मॉइस्चर कंटेंट की हम लोग बात करते हैं तो ये नमी की मात्रा। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप लोग को 5-5 क्वेश्चन देखने को, 5-5 नंबर का देखने का क्वेश्चन है। इसने क्या है, इसने की उद्देश्य व्हाट इज द लिब्रिकेशन, डिस्कस द प्योर ऑफ लिब्रिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, लिब्रिकेशन होता क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें दो सतहों के बीच ल्यूब्रिकेट का उपयोग करके क्या घर्षण कम किया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा इंजीनियरिंग का टॉपिक है, तो इसमें आप लोग को इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इंजन के बारे में, गियरबॉक्स क्या होते हैं, क्लच क्या होते हैं, इंजन में 2 स्टॉक क्या होते हैं, 4 स्टॉक क्या होते हैं,
ठीक है, ये सब होना चाहिए। घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सतहों के बीच घर्षण कम जो होती है उसको ऑयल का प्रयोग कर लेते हैं, ग्रीस मोबिल का भी प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे कुछ होता है। तापमान नियंत्रण के लिए, ठीक है, जंग रोधन के लिए, ठीक है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, शक्ति दक्षता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों को ब्रेक पावर की परिभाषा करें और फोर सिलेंडर आईसी इंजन के ब्रेक पावर की गणना करें। यदि संकेत शक्ति इतना है किलोवाट तो संघर्ष शक्ति 20 किलोवाट है। देखिए ये भी आप लोग का न्यूमेरिकल वाला ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं जो ब्रेक पावर का जो होता है वो 22 पॉइंट के डब्ल्यू के लगभग इसका आता है। ठीक है, उसके बाद हम ये आगे की तरफ चलते हैं। एफ वाला क्वेश्चन आप लोग का देख लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जुताई। और प्राथमिक जुताई और द्वितीय जुताई को परिभाषित करें और जुताई के विभिन्न उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना है। तो इसमें डिफाइन टिलेज, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज इज लिस्ट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। ये एक ऐसा टिलेज होता है जो हम लोग अच्छे से जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। टिलेज क्या होता है, प्राइमरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, प्राइमरी टिलेज के उपकरण कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी टिलेज के ऊपर उपकरण कौन से होते हैं। तो ये टॉपिक तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है। ठीक है, टिलेज आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जुताई किसे कहा जाता है, क्यों किया जाता है, सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुल 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 500 शब्दों में इसको लिखना होता है। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आप लोग को देख लिया, आईसी इंजन की शीतलन प्रणाली क्या उद्देश्य क्या है और आईसी इंजन के विभिन्न शीतलन विधियों की व्याख्या करना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ कूलिंग सिस्टम इन एन आईसी इंजन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कूलिंग मेथड इन एन आईसी इंजन। ठीक है, इंजन जो होता है उसमें कूलिंग सिस्टम के बारे में हम लोग को लिखना है। कूलिंग सिस्टम का उद्देश्य इंजन के तापमान को नियंत्रित करना है ताकि ईंधन की कार्यक्षमता और जीवन बढ़ सके। ठीक है, एयर कूलिंग की हम लोग बात करते हैं। जो कूलिंग मेथड होता है आईसी इंजन का, तो उसमें एयर कूलिंग होता है, वाटर कूलिंग होता है, थर्मोमीटर सिस्टम होता है, पंप रेगुलेटर सिस्टम होता है, प्रेशर कूलिंग सिस्टम होता है। तो बहुत सारे सिस्टम इंजन को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर देखिए न्यूमेरिकल आप लोग का क्वेश्चन, यदि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा के घंटा से 17.5 सेमी गहरी जुताई करने वाले 4 तलों या 40 सेमी एमबी हल का, देखिए एमबी का मतलब होता है मोल्डेबल हल का कुल ड्राफ्ट 1700 किग्रा है और क्षेत्र दक्षता 75% है तो गणना करना है। तो देखिए यूनिट ड्राफ्ट क्या होता है, वास्तविक शक्ति क्या हो सकता है, कितनी होती है प्रति घंटा कवर किया गया क्षेत्र। तो ये आप लोग का न्यूमेरिकल है और इसको हल करेंगे तो आप लोग का एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। वही हम लोग सी की बात करते हैं। तो सी में ट्रैक्टर शक्ति की लागत के आकलन की प्रक्रिया को डिस्कस द प्रोड्यूस और एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर पावर। इसमें हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि एकदम जो ट्रैक्टर पावर होते हैं उसके पूरे क्षमता के बारे में लिख देना है। ठीक है, इसमें हम लोग को उसमें लागत शक्ति में लागत की आकलन की प्रक्रिया पर चर्चा भी करना है, कैसे कैसे कितना कम कितना लगता है। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है। तो जैसे कि ट्रैक्टर पावर में लागत अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन हम कर सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर की कीमत, उसके जीवन काल कितने दिन पे, उस पर निर्भर करता है कि उसकी लागत कितनी लग सकती है। ईंधन के लुब्रिकेशन की क्षमता भी की गणना भी हम लोग करके उसके पता लगा सकते हैं। रख रखाव मरम्मत के लागत के से भी हम लोग उसका गणना कर सकते हैं कि कितना पेमेंट लग सकता है। चालक और मजदूरी के अन्य खर्चों को भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रति घंटा प्रति हेक्टेयर लागत की भी गणना हम लोग कर सकते हैं। प्रति घंटा कितना तेल भी लेती है और प्रति हेक्टेयर की कितना लागत लगता है। ठीक है, ये सब जोड़ के तब उसका हम लोग कास्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। डी क्वेश्चन हम लोग का है जो कि ये लास्ट भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा।
Define the harvesting, discuss the working principle of combine and write the name of the important part of combine। यानी कि हार्वेस्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग फसल को पकने और काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। हार्वेस्टिंग आप लोग को अच्छे से पता है, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल कंबाइन की। तो इसमें क्या होता है, कंबाइन एक बहुउद्देशीय मशीन है जो कटाई, दावनी और अनाज के साफ करने का काम करती है, एक साथ करती है, ठीक है। यह फसल को काटती है, दानों में भूसे अलग करती है और अनाज को इकट्ठा करती है। इसके हम लोग बात कर लेते हैं कंबाइन, क्या नाम है कि पार्ट ऑफ कंबाइन, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्वांटम कंबाइन, जैसे कि कटिंग यूनिट हो गया होता है, थ्रेसिंग यूनिट हो जाता है, स्पेयर यूनिट हो जाता है, स्प्रेशन सिपरेशन यूनिट हो जाता है और क्लियरिंग यूनिट हो जाता है, ठीक है। क्लीनिंग यूनिट हो जाता है, ग्रेन टैंक हो जाता है जिसे अनाज इकट्ठा करने के लिए, ये सब हार्वेस्टिंग में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग का लास्ट था, और लास्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट था। अगर इस पेपर का क्या नाम है कि पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ दोस्तों, तो तब तक ले जय हिंद जय भारत।